नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा। और स्पॉटलाइट हरियाणा के आज के इस अंक में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज विधायक अशोक अरोड़ा जी उससे बातचीत करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले पीटीसी न्यूज पर आपका। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों को देखने वाला। अशोक जी, पहला सवाल किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो संगठन विस्तार की बात चल रही है, दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं संगठन की जहाँ तक बात है, संगठन जो होता है ये रनिंग प्रोसेस होता है, कोई एक दिन में बनता नहीं, एक दिन में खत्म नहीं होता जी जिसका प्रोसेस जारी है। जी लगातार हमारे युवा स्टेट अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, महिला अध्यक्षों की कई जगह नियुक्ति हुई है। जी इसी प्रकार बीसी सेल की हुई, एससी सेल की हुई, जिला प्रधानों की नियुक्ति भी जल्दी हो रही है। जी और जहाँ तक मेरे इस्तीफे की आपने जिक्र किया, मैंने तो स्पीकर साहब को मिलकर एक बात की थी भी, अगर तुम जी इसकी खुद इंक्वायरी करो, अगर अशोक अरोड़ा का कहीं दोष पा जाए जी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ये बात थी, और तो मेरी कोई बात नहीं। जी हमने जनता ने चुना, जनता की लड़ाई लड़ रहे। अशोक जी, बताइएगा 23 मई को आखिर क्या हुआ था? थानेसर नगर परिषद की बैठक थी, बैठक में आप भी मौजूद थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई? ऐसी कोई बात नहीं थी। जी 23 मई को मीटिंग से पहले 22 तारीख को नगर परिषद के ईओ ने एक लेटर निकाला जी और उसमें उन्होंने कहा कि जो पार्षद हैं जी केवल वही हिस्सा लेंगे, पार्षद पति या पार्षद प्रतिनिधि वहां पर नहीं आएंगे। ठीक। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, हमारी चेयरपर्सन मौके पे आई, तो मैंने ईओ से कहा कि आपने जो कल लेटर निकाला था उसके मुताबिक मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ बहुत से लोग पार्षद प्रतिनिधि बैठे हैं, जी पार्षद पति बैठे हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, जी तो फिर आपके लेटर क्या क्या हुआ। जी इतनी बात मैं ईओ से कर रहा था कि वो लोग जो पहले से मन बनाए हुए थे कि हमने तो यहाँ बैठना ही है और हमने झगड़ा करना है, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। मेरी कोई किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जी मेरी तो एक जो एक्ट के अंदर है, म्यूनसिपल एक्ट के अंदर है, डायरेक्टर ने लेटर निकाला, फिर ईओ ने निकाला, मैं तो यही चाहता था कि उसके तहत होनी चाहिए। और एक तरफ तो हम महिलाओं की मजबूती की बात करते हैं, जी एक तरफ तो हम महिलाओं को आरक्षण देने की पार्लियामेंट और विधानसभा में बात करते हैं। जी और राजीव गांधी ने अपने समय में महिलाओं को पंचायती राज और म्यूनसिपल कमेटियों में आरक्षण दिया था। जी तो फिर कैसे महिलाएं मजबूत होंगी? जी अगर आरक्षण दे दिया और उनको बैठने का अधिकार नहीं, उनकी जगह दूसरे लोग बैठेंगे, जी तो फिर कैसे मजबूत होगी? जी तो मेरी लड़ाई तो महिलाओं की मजबूती के लिए थी। मेरी लड़ाई बाबा साहब ने जो संविधान में बराबरी का अधिकार दिया जी उसकी थी। जी उनकी लड़ाई अशोक अरोड़ा से थी कि उनके भ्रष्टाचार की पोल न खोले। मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई। लेकिन जो मीटिंग में लोग मौजूद थे वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, विकास कार्यों को लेकर और सारी चीजों को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार बीजेपी की, जी नगर परिषद की अध्यक्ष बीजेपी का, मेरे पे विकास पे कैसे आरोप लगा रहे? करवाने वाले वो है, मैं कौन रोकने वाला होता? जी विकास तो सरकार कराती है। जी एमएलए की तो जो जिम्मेवारी विपक्ष में लोगों ने सौंपी है, जी मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, लोगों की आवाज बन रहा हूँ। जी मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी, मैं कैसे रोक लूंगा? जी उन लोगों ने तो वहां मीटिंग भी पोस्टपोन करवा दी, मीटिंग रद्द करनी पड़ी जी बाहरी लोगों की वजह से। जी और रानी आपको तुलझी होगी, आज तक कार्रवाई नहीं कोई हुई। लेकिन नगर परिषद की चेयरमैन तो ये कह रही है कि पार्षद ही मौजूद थे नगर परिषद के। वीडियो का जिक्र भी आप करते हो, जी नगर परिषद के अध्यक्ष का जिक्र भी आप करते हो, जी फिर आप ही फैसला कर दो कि जो लड़ने वाले कौन थे। अब कमेटी भी बनाई गई है, आपको लग रहा है कि जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से विधानसभा की कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी, आज से नहीं पहले से बनी हुई है। जी और उसमें हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने उसको भेजा है, जी तो उम्मीद है कि होनी चाहिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, इस पर सवाल बहुत उठ रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को फिर अशोक अरोड़ा जी किस तरीके से आप देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या हरियाणा में विधायकों का सम्मान कम हुआ है? ये देश जो है जी
देश के संविधान से चलता है, जी ये देश कानून से चलता है। परंतु इस देश में अगर कोई धक्काशाही चलेगा जी तो मैं नहीं मानता ही चलेगा। परंतु आज जो हो रहा है, सारे संविधान को ताक पे रख के जी आज जिस प्रकार के हालात हरियाणा प्रदेश में मनाए जा रहे हैं, जी एक तरफ तो बीजेपी वाले 25 जून को काला दिवस मनाने की बात करते हैं, जी डेमोक्रेसी और संविधान की बात करते हैं, जी और हरियाणा प्रदेश में संविधान को मानते ही नहीं। जी और पार्लियामेंट के चुनाव में इनके लोग कहते थे कि अब की बार 400 पार कर दो, हम संविधान को ही खत्म कर देंगे। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते। इन्होंने तो आज ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सब काबू में किया हुआ है। एक देश की जुडिशरी पे भरोसा है, वो देखो क्या करती है। आप जिक्र कर रहे हैं 400 पार का, बहुत बयान भी दे रहे हैं, लेकिन अशोक अरोड़ा जी, अभी जो नगर परिषद की चुनाव हुए, उन चुनावों का आप कैसे देखते हैं? 32 वार्ड थे और 32 वार्डों में से 25 वार्ड में भाजपा के जो समर्थित उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की। तो आपको लग रहा है कि अशोक अरोड़ा की जनता का फैसला होता है जी 4 महीने पहले अशोक अरोड़ा वहां से तय होता, जी ये लोग करते हैं फैसले। जी और ये जो म्युनिसिपल चुनाव होते हैं, ये तो बीजेपी वालों ने इनमें भी पार्टीबाजी करा दी। नहीं तो पंचायत के चुनाव हो, म्युनिसिपल चुनाव हो, ये तो भाईचारे के चुनाव में लोग, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, एक कॉलोनी का आदमी खड़ा हो जाता है उसको वोट दे देते हैं, कोई दूसरा खड़ा मोहल्ले से खड़ा हो जाए उसको दे देते हैं, कोई जी। जाति में दे देते हैं। जी तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर 25 बीजेपी के जीत गए। ये तो 4 महीने पहले चुनाव हुआ था, विधानसभा का लोगों ने मुझे जिताया था। कुरुक्षेत्र जिले की 4 में से 3 सीटें हम जीतते थे, कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसी जनता का जिक्र करें, उसी जनता ने आपको जिताया, तो फिर अब मन कैसे बदल गया नगर परिषद चुनाव में? मैंने कहा नगर परिषद के चुनाव के अलग इशू होते हैं, जी विधानसभा के अलग इशू होते हैं, लोकसभा के इशू होते हैं। नगर परिषद पे तो आप पता नहीं किसी शहर में गए हैं कि नहीं गए। जी आप किसी शहर में जाके देखना, एक मोहल्ले का खड़ा हो जाए ना, वो मोहल्ले का मोहल्ला सारा वोट दे देता है। जिला परिषद में एक गाँव का खड़ा हो जाए तो जिला परिषद की सारी पार्टीबाजी छोड़ के कोई भी हो, सारे गाँव के गाँव उसको वोट दे देता है। ये भाईचारे के चुनाव होते हैं, जी परंतु इन्होंने तो उसमें भी खटास पैदा की है। शहर का जिक्र कर रहे हैं अशोक अरोड़ा जी, मेरी पढ़ाई वहीं से पढ़ा हूं मैं, और साथ में जो है मेरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो निकल कर आता है। लेकिन पूर्व मंत्री आप पर आरोप ये लगाते हैं कि विधायक आप वहां से चुने जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश वहां पर होती है तो फिर आप विकास देख लीजिए, विकास कहीं नजर आता नहीं है। विधायक आप जरूर बन गए हैं लेकिन विकास नजर नहीं आता। कौन कहता है? पूर्व मंत्री आरोप लगाते हैं। कितने साल से हो सत्ता में जी पता है आपको? जी कितने साल से? 10 साल तो विधायक रहे, जी 20 साल उसके नगर परिषद में अध्यक्ष उनका, वो और उनका परिवार के रहे। जी अगर आज कुरुक्षेत्र में विकास नहीं, उसका दोषी वो है क्या अशोक अरोड़ा है? जी आज वो दोषी हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। तो आप अपने विकास कार्य गिनवाएंगे? मेरे विकास कार्य जब मैं सरकार में था ना, जी जितना भी आज कुरुक्षेत्र का विकास हुआ है ना, जी ये सारा उसी समय का है। जी आज कुरुक्षेत्र के अंदर 2 बड़े पार्क हैं, जी एक जिंदल पार्क जो पहले तपोवन पार्क होता था, जी एक चौधरी देवीलाल पार्क। जी ये सारा का सारा जब अशोक अरोड़ा मंत्री था जब बने थे। जी कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे पेनोरमा की बात करें, चाहे कल्पना चावला तावड़ा मंडल की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर आपके जिमखाना क्लब की बात करें, सर्किट हाउस की बात करें, कुरुक्षेत्र के जो ओवरब्रिज है उसको डबल करने की बात करें, और चाहे पिपली से 3rd गेट और रेलवे स्टेशन से भद्रकाली चौक तक पूरा कुरुक्षेत्र शहर हिसार के बाद अगर कोई 4 लाइनिंग था तो वो कुरुक्षेत्र था। और ना जाने कितने ही पावर उसमें हमने बनवाने का अपने समय में काम किया। वो बात इस तरह की करते हैं जी। जिन्होंने कुरुक्षेत्र को करा ही कुछ नहीं। संगठन की बात करें अशोक जी, कैसे देखते हैं आप, जो कि 11 साल से आप सत्ता से बेदखल हैं और 3 बार लगातार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। कसूरवार अशोक अरोड़ा जी किसे मानते हैं? किस चीज में? पार्टी की हार, विधानसभा के चुनाव? पार्टी में हार में कोई व्यक्ति दोषी थोड़ी होता है, जी। जनता का फैसला होता है। जी तो शुरुआत अगर किसी एक को माना जाए तो ईवीएम है, ईवीएम को मानेंगे आप। और तो कोई दोषी नहीं। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी है, तो वो जिक्र करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कसूरवार है। किसने कहा है? जी किसने कहा है बात? बहुत सारे नेता सामने आते हैं। बताओ नाम किसने बताया? कुमारी शैलजा जिक्र करते हैं कुमारी शैलजा ने कभी आज विधानसभा चुनाव के बाद कभी उन्होंने। भी आज तक जी हमारी नेता है कुमारी शैलजा, बहुत सीनियर नेता है, जी उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आप दिखा दो कि कुमारी शैलजा ने कहा। जी
हार का कोई एक कारण नहीं हुआ करता। जी। हार के कई कारण होते हैं। हार पार्टी की होती है, ना कि किसी व्यक्ति की होती लेकिन खेमेबाजी है, ये मानेंगे आप? है। खेमेबाजी नहीं होती, अपनी अपनी बात रखने के ढंग होते हैं बस। जी। कोई खेमेबाजी नहीं, सारी पार्टी एक है। लेकिन वही राहुल गांधी जब चंडीगढ़ आते हैं तो वो खेमेबाजी का जिक्र करते हैं कि कहते हैं कि खेमेबाजी अब से नहीं चलेगी और कांग्रेस संगठन का विस्तार होगा, मजबूत संगठन बनाएंगे। संगठन तो बन रहा है, मैंने कहा शुरू में आपसे कहा है जी। कि संगठन कोई एक दिन बनाने का नहीं होता। ये रनिंग प्रोसेस है, चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जी। जिला प्रधान भी बन जाएंगे और भी बन जाएंगे, जी। आगे फिर चलता रहेगा, चलता रहता है। जी, लेकिन आपको लग रहा है 11 साल हो चले हैं, लंबा एक अंतराल है, लंबा समय, आपको लगता है कि थोड़ा सा देरी हुई है कहीं ना कहीं थोड़ी नहीं, बहुत देरी हुई जी। है, जी। बहुत देरी हुई है। संगठन किसी भी पार्टी की नींव होती है। अगर नींव ही हमारी कमजोर होगी तो उसमें दिक्कत आती है। लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा में भी संगठन ना होने की कमी जरूर खली है, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा है। संगठन होना चाहिए और जल्दी बनने जा रहा है। अशोक जी, अंदर खाते खबरें ये हैं कि क्योंकि दीपक बाबरिया जी की छुट्टी हो चुकी है प्रभारी के पद से, और अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ खबरें ये हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और नेता विपक्ष का चयन तो जरूर होगा। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम है, जी। किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, बदलना है, नहीं बदलना है। जी। परंतु मेरा एक बात मानना है कि नेता विपक्ष प्रतिपक्ष जो है, सीएलपी जो लीडर कांग्रेस ने चुना जी। है, जी। उसका चयन जल्दी हो जाना चाहिए, इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। देरी होने से कार्यकर्ताओं में मायूसी आती है। ये बात इस मंच पर कर रहे हैं आप, इससे मैं पहले कर मुझे रहा लगता है कि ये बात आपने कही मैंने नहीं। आपके बीच में पहले भी कहा, आज भी जी। कही, जी। मैंने हमेशा कहता हूँ। जी। मैं बिल्कुल जो बात होती है उसको कहता हूँ, उसको जल्दी करनी चाहिए। ऐसे निर्णय में देरी से पार्टी को नुकसान होता तो आपको लगता है कि नेता विपक्ष का जो जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको खुद संभालनी चाहिए? है। नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। जी। जब एक पार्टी की मीटिंग में एक फैसला लिया जाता है, हमारी जो सीएलपी की मीटिंग थी उसमें प्रस्ताव पास कर दिया गया कि जो हाईकमान जिसका भी नाम लेगा वो सीएलपी लीडर होगा। जी। तो उसमें फिर किसी व्यक्तिगत इच्छा है या नहीं है, उसका कोई मायने नहीं रखता। जी। हमारा हाईकमान जिसको ये जिम्मेवारी सौंपेगा वो बड़े अच्छे ढंग से निभाएगा। चर्चा तो आपके नाम की भी चल रही है, कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा हो या शैलजा गुट का खेमा हो, सब आपको पसंद मानते हैं। ऐसा है, ये आपका धन्यवाद है जी। कि आप लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, परंतु मेरी किसी से कोई बात नहीं। जी। और मेरी तो एक इच्छा होती है कि पार्टी आगे बढ़े। इसके लिए किसको लाना नहीं लाना ये हाईकमान का काम। सैनी सरकार के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं और खास तौर पर केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कैसी प्रतिक्रिया अशोक अरोड़ा की? देखिए, बात पहले आपने सैनी साहब की। जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 11 साल से बीजेपी की सरकार है जी। और हरियाणा प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जी। नशा बढ़ रहा है। जी। और सबसे चिंता का विषय जो आपके लिए, हमारा लिए, हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के लिए है कि हरियाणा प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। जी। हरियाणा प्रदेश में गुंडे जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, रोजाना गोलियां चल रही हैं, जी। औसतन 4-4, 5-5 रोज मर्डर हो रहे हैं, जी। फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को जल्दी रोकना चाहिए। इस सरकार की, कोई भी सरकार की सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो लोगों की जान माल की रक्षा है। बिल्कुल। बाकी बात की है, जी। आज जान माल लोगों की सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहला काम ये प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करें। सरकार तो कह रही कि कार्रवाई हम जरूर कर रहे हैं लेकिन उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। ये जी। कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के खास तौर पे गुंडों के मन में सरकार का डर होना चाहिए, जो आज डर नहीं है। क्योंकि सरकार जो है ना वो उत्सव मनाने में लगी हुई है। लगातार जो हमारी फोर्स को लोगों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, जिस फोर्स को गुंडों को रोकना है उस फोर्स को रोजाना उत्सव में लगाओगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें कमी आएगी, सुरक्षा में चूक होगी। एक और सवाल अशोक अरोड़ा जी, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया, उसकी देश भर में तारीफ भी हुई, लेकिन कांग्रेस का जिक्र करें या कांग्रेस नेताओं का जिक्र करें तो खुलकर इस तरीके से सामने नहीं आया कि सेना की पीठ थपथपाई जाए। ये बात, जिस समय जी। आतंकवादियों ने हमारे 28
बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था। जी उस समय ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी और ऑल पार्टी मीटिंग में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कहा था कि आप जो भी निर्णय कठोर से कठोर आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ और पूरे विपक्षी दलों ने उनके साथ रहकर उनके लिए किया। जहाँ तक आप कहते हैं सम्मान की बात, कांग्रेस ने तो हमेशा देश के छोटे सिपाही से लेकर जनरल तक का सम्मान किया, जी परंतु आपने देखा नहीं किस प्रकार मध्य प्रदेश का एक मंत्री, जी किस प्रकार से हमारी बहन सोफिया, कर्नल सोफिया, जिन्होंने पाकिस्तान के ठिकाने नष्ट किए, उसके बारे में क्या बोल रहा है आज तक उन्होंने, उसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी इस प्रकार से मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हमारी सेना के बारे में कैसे बोलते हैं। जी तो हमारे सैनिक, अपने सैनिकों पे मान है। सैनिक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। सैनिक देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है। एक सवाल और निकला, आखिरी छोटे छोटे दो सवाल हैं अशोक जी, क्योंकि भाजपा का ही नहीं बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि कांग्रेस अभी अपने तक ही सीमित है, जनता के जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, बजाय कि आपस की जो अंदर खींचतांच है वो लगातार जारी है। जो लोगों की जनता के मुद्दे हैं वो उठाने जरूरी हैं, वो नहीं उठाए जा रहे। कि कांग्रेस पार्टी लगातार, जी आपने पिछले दिनों विधानसभा का सेशन देखा, जी विधानसभा सेशन के अंदर 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले आए। जी मैंने खुद बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। जी मैंने जो शिक्षा का लगातार स्तर गिर रहा है, कहीं स्कूलों में मास्टर नहीं है, कहीं मास्टर हैं तो बच्चे नहीं है, जी कहीं स्कूलों के अंदर टॉयलेट नहीं है, लेडी टॉयलेट नहीं है, कहीं स्कूलों के अंदर कंप्यूटर नहीं, कहीं कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। ऐसे हालात, खस्ता हालत के ऊपर मैंने वहाँ पर दिया। इसी प्रकार हमने गौवंश की जो बेकदरी हो रही है, जिसकी वजह से गौवंश प्लास्टिक खा के मर रहे हैं, जी गौवंश के साथ साथ सड़कों पे आने से जो लोग मर रहे हैं, किसानों का फसल का नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर अंदर भी हमने चर्चा की। जी हमने हर इशू पे विधानसभा के अंदर सरकार की, अगर किसान को फसल के रेट ठीक नहीं मिले तो हमने कहा कि एमएसपी तुम कहते हो कि हमने 24 फसलों पे दे दी, जीरी 300 रुपये क्विंटल बिक मंदी बिक रही है। मुख्यमंत्री जी से कहा था मैंने जी कि आप अपने जिले में जाके चेक करा लो। जी खाद की कमी है, समय पे खाद नहीं मिलती, हमने उठाया। जी आज भी खाद की पूरी कमी है, जी उसकी आवाज लगातार हम जी उठा रहे हैं कि आज किसान को खाद की जरूरत नहीं मिल रही। ऐसी बात नहीं है। अब बिजली के रेट बढ़े हैं, मैंने भी, हुड्डा साहब ने, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने, हमने सब ने बिजली के रेटों के बड़े आवाज उठाई कि आपने बेतहाशा वृद्धि करके लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया। ऐसी बात नहीं है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस हर इशू उठा रही है, जी परंतु सरकार जो है आज वो सत्ता के नशे में मदहोश होकर सोई हुई है। अशोक जी, एक नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो जिक्र सिर्फ नेता का होता है, लेकिन वजह निकल कर नहीं आती। आप पूरा, मुझे लगता है कि आपका अब तक का जो बहुत लंबा समय वो इंडियन नेशनल लोकदल में बीता, और उस समय बहुत तेज तर्रार पार्टी मानी जाती थी, सरकार भी बनाई, लेकिन अशोक अरोड़ा ने इतना समय बिताने के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया, वजह नहीं बताई। छोड़ो कल की बात पुरानी नहीं कर ले। जी पिछली बात तो उन्हें जिक्र किया करते हैं, जी। अगली बात शुरू, कोई नई बात हो। जी अभय चौटाला जी जिक्र करते हैं कि आपका नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन जिक्र करते हैं कि उन्हें एक दिन का अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वो तस्वीर बिल्कुल बदल देंगे हरियाणा की। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभय सिंह जी जी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन का मुख्यमंत्री बने या साल का बने या 5 साल का बने, जनता बनाती है। जी कोई किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। जी अब जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई, नैब सिंह मुख्यमंत्री है। लेकिन राजनीति आपकी बहुत लंबी है और आपने बहुत सटीक जो आपकी राजनीति है वो की, और बहुत गुड़ आपने जमीनी स्तर पर उतरकर जो है चीजों को बहुत बारीकी से समझा और लोगों के साथ जो जनसंपर्क होना चाहिए वो करने का प्रयास किया। लेकिन आपको लगता है कि जनता भी आपकी तरफ ही देखती है कि कहीं ना कहीं आप ऊंचे पद पर आए, तो आप जिम्मेदारी को फिर उस तरीके से कैसे देखते हैं? कि एक तो होता है कि खुद से भी आगे हाईकमान के सामने जाकर जो है एक प्रस्ताव रखना। देखिए, जी हम तो एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए, जी ना हमारे परिवार में से कोई राजनीति में था, ना कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। जी हमने अपने परिवार से आगे बढ़े,
हम आगे बड़े पार्टी में रहे, वर्कर के तौर पे काम किया, फिर एमएलए लोगों ने बनाया, फिर मिनिस्टर के रूप में भी काम किया, पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। जी परंतु अतुल जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज तक कभी पद नहीं मांगा किसी से। देता तो जनता है जिसको देती है, और पार्टी को जिम्मेवारी अगर एक कार्यकर्ता को सौंपेगी, जो भी अगर दरी बजाने की जिम्मेवारी लगी दरी बजाएंगे, जी और कोई और जिम्मेवारी सौंपेगी तो वो चूंकि आज पार्टी ने एक विधायक की जिम्मेवारी सौंपी हुई है और थनेसर की जनता ने उस पर मोहर लगाई हुई है, उसकी जिम्मेवारी बड़े अच्छे ढंग से निभा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आगे और बढ़ाएं। आखिरी सवाल अशोक जी, क्योंकि राजनीतिक चर्चा बहुत चलती है, अगर आपकी खास तौर पर आपका जिक्र करें तो आपने कहाँ से शुरुआत की थी? आपने छोटे होते वक्त या बचपन की उम्र में आपने क्या सोचा था कि बड़े होकर क्या बनेंगे और किस तरीके से आपका परिवार था, थोड़ा सा बताइए। मैंने शुरू से जनता पार्टी, विशेष रूप से उस समय नेता होते थे जी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जी और जनता पार्टी से ही एक कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक शुरू की थी, जी और हल्का प्रधान से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट तक रहा। और उसके बाद चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जी मिलकर हमने राजनीति करी, गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, और उसको लेके लगातार आगे बड़े, लोगों के बीच में रहे, लोगों के लिए प्रदर्शन भी किए, जेल भी गए। हमने अपनी राजनीति इस प्रकार की, हमारा मकसद केवल, चाहे वो लोकदल में रहे या आज कांग्रेस में है, कि हम उन लोगों के लिए जो आज दबे कुचले हैं, उनके जीवन को कैसे ऊपर उठाया जाए, हमने इसके लिए राजनीति की। खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं तो उनकी प्रेरणा जो है पूछी जाती है कि आपकी प्रेरणा कौन है। नेताओं की प्रेरणा कम पूछी जाती है क्योंकि नेता भी कहीं ना कहीं जनता के लिए ही होते हैं। आपकी प्रेरणा कौन रहे? अगर अगर लगता है तो हम तो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित हुए, जी और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवलाल, विशेष रूप से चौटाला साहब जी की जो लोगों के प्रति एक लगाव था। उनके साथ कोई खास और किस्सा अगर आप शेयर चौधरी कर ओम पाए? प्रकाश चौटाला, देखिए, जी हर व्यक्ति में गुण अवगुण होते हैं। बिल्कुल उनमें एक बहुत बड़ा गुण था कि कहीं हरियाणा के हितों की बात होती थी जी। तो एक दीवार बन के वो खड़े हो जाते थे। उनसे हम प्रभावित रहे, निश्चित रूप से रहे। कोई किस्सा आपके जहन में आता? आखिरी सवाल, कोई किस्सा जिसको आप हमेशा याद करते हो? किस्सा तो किसी को एक बार मिलो ना, वो किस्सा याद होता है। जी जिनके साथ इतना लंबा कैरियर समय बिताया हो तो रोज की खुली किताब हो, जी किस्सा क्या था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने धन्यवाद। समय दिया पीटीसी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी? इस खास कार्यक्रम में ये थे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज विधायक अशोक अरोड़ा जी। अगली बार किसी खास शख्सियत के साथ एक बार फिर से स्पॉटलाइट हरियाणा का अंक लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।